योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते। महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही। हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी ऐसे ही विभाजनकारी। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं, और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दूसरी बार क्यों इलेक्ट किया था? क्या इसलिए कि आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, या फिर फर्स्ट टर्म में आपने माफिया राज पर जो धावा बोला था इसकी वजह से? किस लिए आपको दूसरी टर्म में, और क्या एक और सवाल इसमें, क्या आप हैट्रिक के लिए ट्राई कर रहे हैं? आप देखिए, मैं रहा नहीं हूं, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूं और पिछले 8 वर्ष के अंदर अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी। और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहाँ सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा, देश के साथ भी। देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की
यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? देखिए, यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार, 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2, 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था जहाँ के माध्यम से इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि वो संविधान बदल देंगे। इसी बात को लेके 2024 में बीजेपी के ऊपर ये प्रहार किया गया था और आपकी पार्टी के नंबर कम आए थे, क्योंकि ये प्रचार या दुष्प्रचार जो भी कहना चाहें आप, ये कहा गया था। और अभी डीके शिव कुमार ने संविधान के बारे में कुछ कमेंट्स पास किए हैं, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए। लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का पाप, जो उस समय जबरदस्ती संविधान में डालने का पाप इन्होंने किया था। हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने इस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आज इस कलंक को मिटाया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है। आज वहाँ पर फिर से लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया के साथ जुड़ा और विकास की प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो गए। ठीक है, सरकार जिसकी भी बनी, लेकिन जनता को अपने आप को वहां पे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला ना। लेकिन कांग्रेस ने तो इससे वंचित रखा था जम्मू कश्मीर को। कुछ परिवारों को लूट की छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकवाद के गढ़ के रूप में उसको प्रस्तुत किया करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे समय समय पर इन्होंने किया। याद करिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन 3 तलाक का भी समर्थन करते थे। मोदी जी ने इन 3 तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 तलाक के नाम पर जब मर्जी आए तब कोई जो है किसी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, ये नहीं हो सकता है। आज वो एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। तो ये चीजें देने का काम वो किया था। तो कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ
उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी ऐसे ही विभाजनकारी ये स्लोगन ही था। विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहां से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी, इलेक्शन जीत गए आप। नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन कैसे जीतने का कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात क्या बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे जब कटने काटने की भाई? बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है। नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। हाँ, आप ये कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी और जो उत्तर प्रदेश के बाकी नेता है वो यही कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में है, ये सिर्फ लीपापोती की जाती है। वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे रोज तो मुझे कहता हो लिस्ट आता है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहाँ कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं। किसी बहन और बेटी को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है? कहीं पे किसी को ये कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है? किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहाँ आई क्या इन 45 दिनों में? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाई हमारी कितनी भी फोर्स रही होगी वहाँ पे, तो फोर्स तो एक सीमित संख्या में थी ना। 50,000 के आसपास हमारी फोर्स वहाँ पे थी और प्रतिदिन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 29 के पहले यानी 28 के पहले प्रतिदिन 1 करोड़ से कम श्रद्धालु थे। 50,000 से लेकर 60,000, 50 लाख से लेकर 60 लाख तक आते थे। और 29 के बाद से फिर ये बढ़ता गया और 3 फरवरी के बाद से यानी बसंत पंचमी के बाद से यह और तेजी के साथ आगे बढ़ा। संख्या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की पर डे की आ रही थी। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना? कोई बात नहीं थी। 225 करोड़ की आबादी का राज्य, अगर आपसी पहले से गुटबाजी नहीं है, पहले से वैमनस्यता नहीं है और कोई आपसी वो नहीं है, तो सामान्य रूप से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। यह लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है। और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को जब अभिव्यक्त करती हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जा कर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है।
आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। और मैं तो एक बेटी से मिलने के लिए कैराना गया था। मैं जब उस परिवार में गया था 2015 में, उस परिवार के अभिभावक की हत्या हुई थी। वो एक व्यापारी परिवार था और जब उस परिवार से मिलने के लिए गया था, वो परिवार यहां से भाग करके सूरत चला गया था। 18 में वापस आया, तो वापस आने पर फिर से उन्होंने व्यापार शुरू कर रहे थे, तो मैं वहां गया था फिर मिलने के लिए, पूछने के लिए कि भाई आप क्यों भागे थे और फिर वापस आए हैं। तो उस परिवार ने मुझे बताया, उस परिवार ने कहा साहब हमारे जो परिवार का जो मुखिया थे, उनकी तो हत्या कर दी गई 15 में, 2015 में, तब दंगों में। श्री अखिलेश यादव उस समय, दंगों के पहले अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, ये दंगों के बाद की बात है। और पहले फिरौती वसूली गई, फिर उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद वो परिवार को जब कोई पुलिस संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, कैराना छोड़ करके भाग चुके थे। लेकिन सरकार जब आई, सरकार ने जब ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद, तो बहुत सारे परिवार वापस आना शुरू हुए। तो उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे दंगाइयों ने कब्जा करके रखा हुआ था, तो उन कब्जों को खाली, बहुत सारे लोगों ने तो सरकार बनते ही कब्जे खाली कर दिए थे, बाकी जो बचे हुए थे तो उनको हमने वसूली के साथ कब्जे खाली भी करवाए और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे संपन्न हुई। तो उस परिवार से मैं मिलने के लिए गया था, क्योंकि उस परिवार के एक प्रमुख सदस्य की हत्या हुई थी और उसके बाद ही किराना का पलायन शुरू हो गया था। उस परिवार में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बालिका थी। मैं उस परिवार में गया तो मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती? उसने कहा 6ठी क्लास में। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? उसने कहा नहीं, अब तो नहीं लगता है। अब सोचिए कि 3 साल पहले जो बेटी स्कूल जाने से वंचित रह गई थी और सूरत जाने के लिए मजबूर हुई थी, वही परिवार वापस आया, क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर इन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इन व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? तो यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। और इसलिए इतनी सख्ती हमें करनी पड़ती है। और तब 25 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के साथ खड़ी होती है। आपने इस परिवार का जिक्र किया, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि जो यूपी का युवा है छिपता था ये कहने से कि मैं यूपी का हूँ, क्योंकि उसको एक श्रमिक के रूप में देखा जाता था, एग्रीकल्चर लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबरर। लेकिन यूपी की जो छवि बदली है, ही सेज इट प्राउडली कि मैं यूपी का हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का ये नाम सुन करके ही उसको किसी नौकरी के लिए जाता था, उसको बाहर कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके ही होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी, लोग किराएदार नहीं बनने देते थे, लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का युवा हो, अन्नदाता किसान हो, या किसी भी सेक्टर का कोई व्यक्ति आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और ये पहचान के लिए जो मोहताज नहीं है, आज वो कहीं जाता है तो कहीं भी देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया के अंदर कहीं जाता है, अगर वो यूपी का नाम लेगा तो लोगों के मन में, अगर वह धार्मिक आस्थावान व्यक्ति है तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज या यहाँ के धर्मस्थल याद करके बड़े सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। यूपी के नाम से, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों के मन में होता, अच्छा ये वहीं से आए हैं। तो यूपी जो पहले एक श्रम शक्ति माना जाता था, एक लेबर के रूप में यहाँ की एक पहचान थी कि यहाँ के लोग एक सामान्य उसके साथ जुड़ेंगे, आज वही यूपी विरासत की शक्ति के रूप में और अर्थ शक्ति के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना।